Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English Grammar at Pioneer in Jhumri Tilaya. Today the topic that I have selected for discussion is the use of there in the form of subject. There को हम दो तरीके से यूज करते हैं, in the form of adverb and in the form of subject. जब हम there को adverb के रूप में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है वहां. Suppose I write a sentence, I am going there. I am going there. मैं वहां जा रहा हूं. यहां पर there adverb है और इसका मीनिंग है वहां. मैं वहां जा रहा हूं. I saw him there. मैंने उसे वहां देखा. Here there is an adverb and its meaning is वहां. तो जब हम देयर को एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है वहां. लेकिन जब हम देयर को सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तब इसका कोई मीनिंग नहीं होता है. अब आपके मन में सवाल होगा कि सब्जेक्ट के रूप में जब यूज करते हैं तो इसका मीनिंग आखिरकार क्यों नहीं होता है, और जब इसका मीनिंग होता ही नहीं है तो फिर इसको सब्जेक्ट के रूप में क्यों यूज करते हैं. वैसी कौन सी स्थितियां होती है जहां हम देयर को सब्जेक्ट बना सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं. तो चलिए इस टॉपिक को हम बहुत जीरो से शुरू करते हैं और आपकी सुविधा के लिए, आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने कुछ सेंटेंसेस पहले ही लिख लिए हैं. अब आप बारी बारी से इन सेंटेंसेस को देखिए. मोहन एक लड़का है. अब इतना तो आप लोगों को आता ही होगा अंग्रेजी. अगर इसको इंग्लिश में लिखें मोहन एक लड़का है तो हम बोलेंगे मोहन इज अ बॉय. हियर इन दिस सेंटेंस मोहन इज सब्जेक्ट. जब हम सवाल पूछें कि लड़का कौन है तो जवाब होगा मोहन. तो व्हेन द आंसर कम्स इन द फॉर्म ऑफ मोहन देन मोहन इज द सब्जेक्ट. तो यहां मोहन सब्जेक्ट है. सीता एक लड़की थी. लड़की कौन थी तो आपका आंसर होगा सीता. तो सीता वॉज अ गर्ल. सीता एक लड़की थी. तो यहां पर सीता सब्जेक्ट है. मोहन एक लड़का है तो यहां मोहन सब्जेक्ट है. वह एक किसान होगा. किसान कौन होगा व्हेन द क्वेश्चन कम्स, तो आंसर होगा वह. तो वह एक किसान होगा. ही विल बी अ फार्मर. ही विल बी अ फार्मर. यहां पर वह सब्जेक्ट है. तो आई हैव रिटन 3 sentences here and what you find? You find in all these 3 sentences there is a subject. In first sentence the subject is Mohan. In second sentence the subject is Sita and in third sentence the subject is he, वह. बट कई बार क्या होता है कि आपका सेंटेंस इस तरह का भी हो सकता है जैसे मैंने यहां लिखा. यहां पर तो सेंटेंस था मोहन एक लड़का था तो मोहन सब्जेक्ट है तो हमने लिख दिया मोहन इज अ बॉय. लेकिन अगर हमारा सेंटेंस इस तरह से रहे एक लड़का है या एक लड़की थी या एक किसान होगा, तब हम क्या करेंगे. अच्छा, एक लड़का है. जब मैंने वीडियो की शुरुआत की तब आपसे बताया कि देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और आप ये जानना चाहेंगे कि भाई वैसी कौन सी स्थितियां होंगी जहां देयर को सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करेंगे. तो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट हो लेकिन सब्जेक्ट नोन नहीं हो, when there is a subject in the sentence but the subject is not clear and we have to talk about that. So when we have to talk about that subject and the subject is not clear, in that condition you will use there. जब सेंटेंस में सब्जेक्ट हो लेकिन सब्जेक्ट साफ नहीं हो, सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो और उसके बारे में बताना हो. जैसे एक लड़का है. मान लीजिए कि कोई लड़का दूर में खड़ा है और मैं यहां से नहीं पहचान पा रहा हूं, तो मैं यहां से क्या कह दूं कि देखो वहां राम खड़ा है कि मोहन खड़ा है. यहां से ये बताने में मैं समर्थ नहीं हूं क्योंकि पहचान ही नहीं पा रहा हूं. हां, इतना जरूर देख पा रहा हूं कि जो खड़ा है वो एक लड़का है. तो मैं आपसे कहूंगा कि देखो वहां एक लड़का खड़ा है. तो जिसके बारे में मैं बताता हूं कि देखो वहां एक लड़का खड़ा है, अगर मैं उसके पास जाऊं और उसका नाम पूछूं तो जरा सोचिए कोई नाम होगा कि नहीं होगा. अब आप कहेंगे हाँ नाम तो जरूर होगा. तो जो उसका नाम है वो सब्जेक्ट है.
मान लीजिए मुझे यहीं से पता होता कि वहां पर जो खड़ा है उसका नाम राम है, तब मैं आपसे क्या कहा होता? तब मैं आपसे यह कहा होता कि देखो वहां राम खड़ा है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि जो वहां पर खड़ा है उसका नाम राम है कि मोहन है, तो मैं आपसे कहता हूं कि देखो वहां एक लड़का खड़ा है। हालांकि उसका नाम है, उसकी पहचान है, उसकी आइडेंटिटी है, लेकिन ये आइडेंटिटी मुझे अभी पता नहीं है। तो जब मुझे अभी पता नहीं है तो उसकी उपस्थिति को दिखाने के लिए या किसी की अनुपस्थिति को दिखाने के लिए हम देयर यूज करेंगे। तो जब आपके पास सेंटेंस यहां था मोहन एक लड़का है, तो आपने बोला मोहन इज अ बॉय, लेकिन जब रहेगा सिर्फ एक लड़का है तो अब हम क्या करें? यहां तो कोई नाम है नहीं, तो हम देयर यूज कर देंगे। देयर इज अ बॉय। ये देयर इस लड़के की उपस्थिति को दिखाता है। एक लड़की थी, देयर वॉज अ गर्ल, और एक किसान होगा, देयर will be a farmer. So from these three examples, one thing is clear that whenever you have subject but the identity of the subject is not clear, in that condition you will use there. तो किसी अनिश्चित चीज की उपस्थिति को दिखाने के लिए, किसी नाउन या प्रोनाउन की उपस्थिति को दिखाने के लिए या उसकी अनुपस्थिति को दिखाने के लिए हम देयर यूज करेंगे जब वह बहुत क्लियर नहीं हो, जब उसके बारे में पता नहीं हो। तो चलिए देयर से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स की बात हम आगे करते हैं। नाउ यू पीपल अंडरस्टूड दैट देयर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, और देयर को सब्जेक्ट के रूप में तब यूज करते हैं जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो और हमें उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति को दिखाना हो। अब सवाल उठता है कि देयर को जब हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो देयर के साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे? वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? आपके लिए जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंग्लिश ग्रामर में देयर एकमात्र सब्जेक्ट है जो अपने वर्ब को डिसाइड नहीं करता है। ऑल द सब्जेक्ट्स डिसाइड देयर वर्ब्स, बट there is the single subject which does not decide its verb। तो there के बाद आने वाला जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे there के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद नाउन आएगा, तो ये नाउन डिसाइड करेगा कि यहां पर जो आने वाला वर्ब है वो सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। अगर यहां पर नाउन सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर होगा, बट अगर यहां पर नाउन प्लूरल है तो ये वर्ब प्लूरल होगा। देयर डिसाइड नहीं करता है, और इंग्लिश ग्रामर में देयर ऐसा एकमात्र सब्जेक्ट है जो वर्ब को डिसाइड नहीं करता है। देयर इज अ सिंगल सब्जेक्ट व्हिच डज नॉट डिसाइड इट्स वर्ब। हियर नाउन डिसाइड्स द वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट बेसिकली ये नाउन ही है। देयर तो उपस्थिति दिखाने के लिए सब्जेक्ट बना बैठा है। अब देखिए देयर इज ऑब्लिक आर अ बॉय, हम यहां के देखिए कितना लड़का है? एक लड़का है। तो जब एक लड़का है तो इज की आर, तो आप जानते हो कि एक है तो सिंगुलर इज, तो सेंटेंस इज देयर इज अ बॉय, यहां पर आर रॉन्ग है। देयर इज ऑब्लिक आर टू पेन्स, कितनी कलमें? दो पेन्स, तो दो प्लूरल हो गया। यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर, यहां पर नाउन सिंगुलर था, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया। देयर इज ऑब्लिक आर टू पेन्स, तो यहां दो प्लूरल है, बहुवचन हो गया। तो बहुवचन के साथ क्या? इज की आर, तो आप जानते हो कि आर प्लूरल है तो आर राइट है, इज नहीं होगा। देयर आर टू पेन्स। देयर वॉज ऑब्लिक वर अ बुक, कितना बुक? एक किताब। जब एक किताब है तो एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, तो वाज और वर में वाज सिंगुलर है, तो देयर वाज अ बुक, वर नहीं होगा, वर इज रॉन्ग। देयर वाज ऑब्लिक वर बुक्स, किताबें हैं, बुक्स, तो दिस इज प्लूरल, तो प्लूरल नाउन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब होगा, तो वाज और वर में वर प्लूरल है, तो देयर वर बुक्स, वर राइट है, यहां पर वाज रॉन्ग है। नाउ देयर इज ऑब्लिक आर मिल्क इन द बॉटल, मिल्क दूध, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और आप जानते हो कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है अगर उसको काउंटेबल फॉर्म में नहीं दिखाया जाए तो अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर इन नंबर। तो जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, तो इज और आर में सिंगुलर इज है, तो देयर इज मिल्क इन द बॉटल, यहां पर आर नहीं होगा।
देयर वॉज ऑब्लिक वर बॉयज इन द प्लेग्राउंड। अच्छा, देयर वॉज ऑब्लिक वर बॉयज, बॉयज लड़के हैं, ए प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, तो वाज और वर्ब में प्लूरल वर है, तो वर राइट है, वाज इज रॉन्ग हियर। फ्रॉम दीज एग्जांपल्स दिस सर्टेन थिंग इज क्लियर दैट देयर as a subject does not decide the verb, the noun which comes after the verb will decide the verb. If the noun is singular in number, then the verb will be singular, or if the noun is plural in number, then the verb will be plural. In these examples you people have seen the same thing. Whenever the noun is singular, जब a boy है तो verb singular है is, जब टू पेन्स है तो वर्ब प्लूरल है आर। तो ये जो वर्ब के बाद आने वाला नाउन है वो नाउन डिसाइड करेगा कि देयर वाले सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। सेवरल टाइम्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू दिस। तो आपको जब कभी सेंटेंस देयर से मिले, वैसा सेंटेंस जो देयर से स्टार्ट हो रहा है, उसमें वर्ब को डिसाइड करने के लिए वर्ब के तुरंत बाद आने वाले नाउन को आप देखिएगा। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो उसके पहले सिंगुलर वर्ब, और अगर वो नाउन प्लूरल है तो उसके पहले प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब हम कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं। सेंटेंस जब देयर से शुरू होता है तो देयर के बाद फिर वर्ब आएगा। अब तक आप जान गए हो कि ये वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अच्छा, इस वर्ब के बाद आने वाला नाउन कैसा कैसा होगा, उन सब पर विचार कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, वैसा नाउन जो एक वचन है और जिसको हम गिन सकते हैं, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन जरूर रहेगा, ध्यान रखें। फिर से, अगर देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है और वर्ब के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन जरूर आएगा, और चूंकि यह नाउन सिंगुलर है तो यहां वर्ब सिंगुलर होगा। देयर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है। अच्छा, इस प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं होगा, हालांकि दूसरे एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। अगर हमको संख्या दिखानी हो 2, 3, 4, 5, सम, मेनी, तो वो सब हो सकता है, बाकी डिटरमिनर्स हो सकते हैं, लेकिन इस प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं होगा। देयर के बाद जो वर्ब आएगा वहां पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। तो आप जानते हो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए एन भी नहीं यूज करेंगे, यहां पर हम द भी नहीं यूज करेंगे। जब सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो द भी यूज नहीं करेंगे, इसके बारे में हम अगले रूल में बताएंगे। या देयर के बाद कोई इंडिफिनिट डिटरमिनर्स, सम, एनी, नो, मेनी, और इसी तरह से कई और डिटरमिनर्स है, उसको हम इंडिफिनिट डिटरमिनर्स बोलते हैं। तो देयर के बाद वर्ब आ जाए, वर्ब के बाद कोई इंडिफिनिट डिटरमिनर्स होगा, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, और यहां पर जो नाउन है सिंगुलर, प्लूरल या जो भी है उसके हिसाब से वर्ब डिसाइड होगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख लिए, अब आप इसको देखिए तो ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। देयर इज ऑब्लिक आर अ पेन या पेन। अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मैंने क्या बताया कि जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो उसके पहले ए चाहे एन जरूर आएगा। तो अ पेन और पेन में से ए रॉन्ग है, अ पेन राइट हो गया। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो उसके पहले ए एन जरूर आएगा, तो आ गया। अब अ पेन सिंगुलर है, तो चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, तो यहां पर इज होगा, आर नहीं होगा। अब सेंटेंस आपके पास है देयर इज अ पेन। इस तरह का सेंटेंस अगर एग्जामिनेशन में दे दिया जाए तो आप नाउन से शुरू करना। जब आप नाउन से शुरू करोगे तो फिर जहां पर गलती होगी, जहां पर सेंटेंस गलत लिखा होगा, आप उसको आसानी से पकड़ लोगे। और व्हाइल स्पीकिंग, व्हेन यू पीपल केयर फॉर द नाउन, you are not going to commit any mistake. Now see the second. There is oblique are pens in my bag. अच्छा, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल आएगा नहीं। हालांकि अगर हम यहां पर इंडिफिनिट डिटरमिनर्स यूज करना चाहते तो कर सकते थे। देयर आर सम पेन्स, देयर आर मेनी पेन्स, हम इस तरह से लिख सकते थे। यहां पर कोई इंडिफिनिट डिटरमिनर्स यूज कर सकते थे, हमने नहीं यूज किया। तो हमने नहीं यूज किया इसका मतलब नहीं है कि यहां पर यूज होगा ही नहीं।
देयर आर सम पेन्स हो सकता है, देयर आर मेनी पेन्स हो सकता है, देयर आर फ्यू पेन्स हो सकता है इन माई बैग। तो यहाँ पर कोई इंडेफिनिट डिटर्मिनर अगर चाहते तो यूज कर सकते, मैंने जानबूझ करके यूज नहीं किया क्योंकि इसी तरह का सेंटेंस मैंने आगे लिखा है। तो देयर आर, अब पेन्स प्लूरल हो गया तो हमको प्लूरल वर्ब चाहिए, तो प्लूरल वर्ब आर है, तो यहाँ पर इज रॉन्ग है, देयर आर पेन्स इन माई बैग। नाउ देयर इज ऑब्लिक आर मिल्क इन द बॉटल। अब मिल्क, दूध, दूध एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर है। यू पीपल नो दैट अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर सो लॉन्ग एज दे आर नॉट शोन इन द फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन को जब तक हम काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल के रूप में हम नहीं दिखाएं तब तक वो सिंगुलर है। जैसे मिल्क, मिल्क हमेशा सिंगुलर है, लेकिन अब हम बोले अ ग्लास ऑफ मिल्क और 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क, तो 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क प्लूरल है क्योंकि 2 ग्लासेस प्लूरल हो गया। अ ग्लास ऑफ मिल्क सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, लेकिन अगर सिर्फ मिल्क की बात करें तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। An uncountable noun is always singular. तो there milk is uncountable noun which is always singular. तो milk के पहले हम singular verb यूज कर देंगे। There is milk in the bottle, यहाँ पर are wrong है। There is oblique are some book or books। अब देखो some एक indefinite डिटरमिनर्स है और some के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आता है तो वो प्लूरल होगा। तो some के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा बुक्स। तो यहां पर बुक्स राइट है, ये जो बुक है ये रॉन्ग है। और आप जानते हो कि जब बुक्स राइट है तो बुक्स प्लूरल है, एक से ज्यादा हो गया, तो जब प्लूरल है तो वर्ब भी इसके साथ प्लूरल होगा। तो देयर आर सम बुक्स इज नहीं, तो हियर द सेंटेंस इज देयर आर सम बुक्स ऑन द बॉटल। यू कैन बी गिवन मिस्टेक आइदर एट दिस प्लेस और एट दिस प्लेस, बट इफ यू understand the noun very properly, it will be easy for you to catch the mistake, it will be easy for you to speak without any mistake। तो some books plural है इसलिए plural verb। now there is oblique are some sugar, sugar अनकाउंटेबल नाउन है, तो यू नो अनकाउंटेबल नाउन इज सिंगुलर। अच्छा, सम के बाद हम दोनों तरह का नाउन यूज कर सकते हैं। सम के बाद अगर हम काउंटेबल नाउन यूज करेंगे तो वो प्लूरल होगा, लेकिन सम के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन यूज करेंगे तो वो सिंगुलर होगा। सम एक ऐसा डिटरमिनर है, चाहे नो एक ऐसा डिटरमिनर है जिसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। सम के बाद आने वाला नाउन अगर काउंटेबल है तो वो नाउन प्लूरल होगा, लेकिन सम के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल है, वैसा नाउन है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, तो वो सिंगुलर होगा। तो सम के बाद शुगर है और आप जानते हो कि शुगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, तो सिंगुलर वर्ब है इज, यहां पर आर नहीं होगा। तो देयर इज सम शुगर इन द जार। Now there is or are no pen oblique pens in your pocket। अब प्रॉब्लम क्या है कि नो के बाद आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। नो के बाद पेन भी राइट है और नो के बाद पेन्स भी राइट है। आप जब ग्रामर बुक को पढ़ेंगे वहां देखेंगे तो पाएंगे कि नो के बाद आने वाला जो नाउन है अगर वो काउंटेबल है, नो के बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में आ सकता है। लेकिन अब जो मॉडर्न ग्रामर है वो इस बात में यकीन करता है कि नो चूंकि वो एब्सेंस को दिखाता है कि कुछ है ही नहीं, तो नो के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए। चूंकि हो सकता है दोनों, ग्रामर बुक आपको दोनों लिख देगा, लेकिन नो के बाद आप सिंगुलर, अगर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर को प्रेफर करेंगे। तो देयर इज नो पेन, तो पेन और पेन्स दोनों में से चुनना है, तो हम पेन को चुन लेंगे नो के बाद सिंगुलर नाउन, पेन्स को नहीं चुनेंगे, हालांकि पेन्स भी होता है। तो देयर इज नो पेन, अब चूंकि पेन सिंगुलर है तो हमको सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब इज है। अब सेंटेंस है देयर इज नो पेन इन योर पॉकेट। नाउ देयर इज oblique are no water, water is an uncountable noun। तो नो के बाद आने वाला अगर नाउन काउंटेबल है तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, और मैंने आपको बताया कि आप सिंगुलर नाउन को प्रेफर करेंगे। लेकिन नो के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो फिर प्लूरल होने का सवाल ही नहीं होता है, फिर तो वो सिंगुलर ही रहेगा। तो अब जब वाटर है तो वाटर इज अ सिंगुलर नाउन, तो देयर इज oblique आर नो वाटर, नो के बाद वाटर सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब चाहिए हमको यहाँ पर, तो सिंगुलर वर्ब इज है, यहाँ आर नहीं होगा।
दीज आर रॉन्ग। तो देयर इज नो वाटर टू ड्रिंक। देयर इज ऑब्लिक आर मेनी स्टूडेंट ऑब्लिक स्टूडेंट्स इन द क्लास। अच्छा, मेनी इज एन इंडेफिनिट डिटरमिनर एंड आफ्टर मेनी the many we people use countable noun and that countable noun should be in plural form। तो many के बाद आने वाला जो नाउन है वो काउंटेबल होगा और उसको प्लूरल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर many वर्ड लिख दिया, many के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल होना चाहिए। तो स्टूडेंट और स्टूडेंट्स तो काउंटेबल है लेकिन प्लूरल होना चाहिए, तो प्लूरल स्टूडेंट्स है, तो ये स्टूडेंट्स राइट हो गया, यहाँ स्टूडेंट रॉन्ग है। और अब आप जानते हो कि इसके बाद नाउन प्लूरल हो गया है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब चाहिए। तो प्लूरल वर्ब इज और आर में आर प्लूरल है, इज प्लूरल नहीं है। तो करेक्ट सेंटेंस इज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। फ्रॉम दिस रूल व्हाट हैव यू लर्न। देयर के बाद वर्ब आएगा और उस वर्ब के बाद ऐसा हो सकता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो ध्यान रहे उसके पहले ए और एन जरूर आएगा। अगर वर्ब के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो उसके पहले कोई एडजेक्टिव जैसे जो काउंटिंग नंबर्स है 2 3 4 2 3 4 ये सब आ सकता है लेकिन आर्टिकल द नहीं आएगा। देयर के बाद वर्ब आ सकता है और वर्ब के बाद फिर अनकाउंटेबल नाउन हो सकता है और उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि कोई इंडेफिनिट डिटरमिनर आ जाए और उस डिटरमिनर के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल हो, सिंगुलर या फिर प्लूरल काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। तो अल्टीमेटली मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये कि आप हमेशा नाउन पर ध्यान रखिए। नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। एंड आई होप in this rule you won't commit any mistake now. Now let us talk about some more facts. Now see the certain thing, देयर के बाद वर्ब आ जाए और वर्ब के बाद अगर कोई नाउन आए तो उस नाउन के पहले हम आर्टिकल द यूज नहीं करेंगे। तो देयर इज द पेन ए रॉन्ग है नहीं, देयर इज द पेन नहीं हो सकता है। यहां पर अगर हम अ पेन लिखते तो ठीक है, देयर इज अ पेन, द पेन नहीं। देयर आर द बुक्स ए रॉन्ग है, ए भी रॉन्ग है। देयर आर द बुक्स नहीं, यहां पर हम इसको बुक्स लिख सकते हैं, देयर आर बुक्स नॉट द बुक्स। तो देयर के बाद वर्ब आएगा और वर्ब के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो उस नाउन के पहले आर्टिकल द यूज नहीं होगा। तो समटाइम्स यू आर गिवन क्वेश्चंस इन दिस वे, तो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक और चीज, देयर के बाद वर्ब आएगा और उस वर्ब के बाद कोई प्रॉपर नाउन नहीं आता है। जैसे देयर इज राम रॉन्ग है, देयर वाज मोहन रॉन्ग है, देयर इज पटना एक पटना है, ऐसा नहीं होता है, देयर इज पटना, दिस इज रॉन्ग। अगर हमको बोलना है कि राम वहां है तो हम बोलेंगे राम इज देयर। मोहन वहां था तो मोहन वाज देयर। लेकिन देयर को सब्जेक्ट के रूप में यहां पर यूज नहीं करेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे देयर इज राम। आप जानते हो कि देयर जब सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो हियर ऑल दीज सेंटेंसेस आर रॉन्ग एंड वी कांट करेक्ट देम इन दिस वे। तो जब भी देयर इज द पेन होगा तो आप उसको सिंगुलर कर लें, अ पेन। देयर आर द बुक्स है तो आप उसको सीधा लिख लें, बुक्स, द को हम हटा देंगे। तो जो नाउन आएगा उसके पहले देयर के बाद वर्ब आएगा और वर्ब के बाद जो नाउन आ रहा है उस नाउन के पहले आर्टिकल द नहीं होगा। और देयर के बाद जब वर्ब आता है तो उस वर्ब के बाद कोई प्रॉपर नाउन नहीं होगा। तो इस दो चीज को ध्यान में रखेंगे। कई बार क्वेश्चंस आपको यहां से भी आ जाता है या फिर कई बार हम बोलने में भी यहां पर गलती करते हैं। आई होप यू विल टेक केयर ऑफ इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ सी सम सर्टेन वर्ड्स। देयर आर 4 वर्ड्स, सेंस, पॉइंट, यूज एंड नीड। अगर ये सब वर्ड नाउन के रूप में आए तो जब ये वर्ड नाउन के रूप में आएगा तो इसके पहले कोई आर्टिकल ए एन या कोई डिटरमिनर जैसे नो, सम, कुछ ना कुछ कोई डिटरमिनर जरूर आएगा। और जब ये वर्ड नाउन के रूप में आएगा तो इस सेंटेंस को हम देयर से शुरू कर सकते हैं। नाउ देयर इज ऑब्लिक आर अ सेंस in your story।
इन दिस स्टोरी देयर इज और आर अ सेंस इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी का कोई सेंस है तो अ सेंस सिंगुलर है तो देयर इज, यहां पर आर रॉन्ग है, तो यहां पर सेंस नाउन के रूप में आया है और इसके पहले आर्टिकल ए आ गया। देयर इज और आर नो पॉइंट इन योर आर्गुमेंट, तुम्हारे आर्गुमेंट में कोई पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट नाउन के रूप में आया और ए सिंगुलर नाउन है, इसके पहले नो एक डिटरमिनर है, चूंकि ये सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। देयर इज नो पॉइंट, यहां पर आर रॉन्ग है, देयर इज नो पॉइंट इन योर आर्गुमेंट। देयर इज नो यूज ऑफ इट, इसका कोई लाभ नहीं है। यूज, वैसे तो यूज का मतलब होता है उपयोग करना, ये सारे वर्ब हैं, लेकिन यहां पर यूज का मतलब होता है लाभ या फायदा, तो देयर इज नो यूज ऑफ इट, इसका कोई फायदा नहीं है, तो यूज यहां पर सिंगुलर नाउन के रूप में आया है, इसके पहले नो एक डिटरमिनर है और चूंकि सिंगुलर नाउन के रूप में आया है तो देयर इज नो यूज ऑफ इट। अगर यहां पर हम आर लिखते तो वो रॉन्ग हो जाता, इज राइट है, देयर इज नो यूज ऑफ इट, इसका कोई फायदा नहीं है। देयर इज अ नीड ऑफ योर सपोर्ट, आपके मदद की जरूरत है। नीड यहां पर सिंगुलर नाउन के रूप में आया है, इसके पहले आर्टिकल ए है तो सिंगुलर है, तो देयर इज अ नीड ऑफ योर सपोर्ट, अगर हम यहां पर आर लिखते तो रॉन्ग हो जाता, देयर इज अ नीड ऑफ योर सपोर्ट। तो व्हेन एवर सेंस, पॉइंट, यूज एंड नीड, sense, point, use and need, basically these are the verbs, but whenever these verbs come in the form of noun, then these will come in the form of singular noun, and here the sentence can be started from there and the verb will remain singular here. Now you people need to see some certain things. there के बाद verb आ जाए, verb के बाद कोई noun आ जाए, तो उस नाउन के बाद जब सेंटेंस आगे बढ़ेगा तो ऐसा हो सकता है कि वो V4 से शुरू हो या 2 + V1 वहां पर आए। ये V4 और 2 + V1 नाउन के बाद आएगा, जैसे देयर वॉज ऑब्लिक वर अ बॉय, अच्छा अ बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, तो देयर वॉज अ बॉय, वर्ब को हटा दो। देयर वॉज अ बॉय प्लेइंग अलोन इन द स्ट्रीट, एक लड़का था जो गली में अकेला खेल रहा था, तो गली में अकेला खेलता हुआ एक लड़का था। देयर इज ऑब्लिक आर 2 गर्ल्स सिटिंग एट द कॉर्नर, कोने में बैठी हुई 2 लड़कियां हैं, तो 2 गर्ल्स प्लूरल है तो देयर आर, यहां पर इज नहीं होगा, देयर आर 2 गर्ल्स सिटिंग एट द कॉर्नर। तो आपने यहां पर क्या देखा, बॉय, अब बॉय नाउन है, नाउन के बाद V4 आया जो जिरंड के फॉर्म में है, देयर आर 2 गर्ल्स, इसके बाद क्या आया, V4 आया। कई बार 2 + V1 भी हो सकता है, जैसे देयर इज और आर अ स्टोरी, अ स्टोरी है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, देयर इज अ स्टोरी पढ़ने के लिए एक कहानी है। देयर वाज ऑब्लिक वर्ड टीचर्स, टीचर्स प्लूरल है तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, यहां पर वाज नहीं, देयर वर टीचर्स टू टीच, पढ़ाने के लिए शिक्षक हैं। तो देयर के बाद वर्ब आ सकता है, वर्ब के बाद नाउन आएगा और उस नाउन के बाद V4 या 2 + V1, 2 + V1 को यहाँ इन्फिनेटिव बोलते हैं और V4 जीरंड है तो V4 या 2 + V1 आ सकता है। तो आपको ऐसा भी सेंटेंस लिख करके दिया जा सकता है, या अगर बोलना चाहते हैं तो यू पीपल नीड टू हैव द प्रैक्टिस ऑफ दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस एंड यू विल फाइंड यू आर एबल टू क्रिएट बेटर सेंटेंसेस while speaking. Now I would like to discuss you the last point of there. Now see these things. इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि देयर के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद नाउन आएगा और नाउन के बाद V4 आएगा या 2 + V1 आएगा, जो इससे पहले का रूल था। यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि देयर के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद नाउन आएगा और नाउन के बाद 2B + V3 होगा। ये सेंटेंस पैसिव में है, तो जब भी देयर वाला सेंटेंस पैसिव में हो, जब कभी कोई सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा हो और वो सेंटेंस पैसिव फॉर्म में हो, तो नाउन के बाद 2B + V3 का यूज होगा। हालांकि इस रूल को सिर्फ वही स्टूडेंट समझ पाएंगे जो पैसिव वॉइस जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं समझने की कोशिश करिए, मुश्किल नहीं है। देयर इज अ पेन टू बी बाउट, खरीदे जाने के लिए एक कलम है, तो देयर हो गया, वर्ब हो गया, अ पेन नाउन हो गया और इसके बाद 2B + V3 टू बी बाउट, देयर इज अ पेन टू बी बाउट, खरीदे जाने के लिए एक कलम है।
देयर वॉज अ बुक टू बी रेड, पढ़े जाने के लिए एक किताब थी, देयर, देन यू हैव द वर्ब, आफ्टर वर्ब यू हैव नाउन एंड आफ्टर दिस नाउन यू हैव टू बी प्लस V3। देयर वॉज अ बुक टू बी रेड, पढ़े जाने के लिए एक किताब थी। देयर इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, there, after there you have verb here and a question, this is noun, and after noun what you find, to be plus V3। there is a question to be asked, पूछे जाने के लिए एक सवाल है। and there are students to be punished, there, after that you have verb, then students you have noun, and after noun what you have, to be plus V3, to be punished, there are students to be punished। तो whenever the sentence is there in passive voice, तो we will use to be plus V3, या जब भी आपको to be plus V3 मिले नाउन के बाद और सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा हो तो समझ जाइए कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। वेल, now you people have certain information about the use of there and you understood there in a very proper way। I tried to make every point very clear। I hope you are not going to commit any mistake in any examination, or if you want to speak in English, these rules are going to help you to create better sentences। Next time once again I will meet you with my next video। Thank you।